सागर वाले जंगल में एक गौरी कवि रहती थी जो बहुत ही घमंडी और बदतमीज कवि थी। वो मासूम और कमजोर पक्षियों को डराती और उनसे उनका दाना छीन कर खा जाती। वो खुद कोई मेहनत ना करती और जो पक्षी भी मेहनत से दाना लाता वो उठाकर खा जाती। मिठू तोता एक दिन नदी किनारे बैठा अपना मीठा फल खा रहा था कि वहाँ गौरी कवि उड़ती हुई आ जाती है। चल रे मोटी चोंच वाले, खा खा कर और कितनी चोंच तुमने मोटी करनी है। जल्दी से अपना ये मीठा फल मुझे दे दे। ये फल सिर्फ शक्तिशाली और मुझ जैसे चालाक पक्षी ही खाते हैं। तुझ जैसे कमजोर पक्षियों को तो सिर्फ सूखा दाना ही खाना चाहिए। क्यों? क्या जंगल में कोई नया कानून आया है जो मैं ये फल नहीं खा सकता? सब पक्षी अपनी मेहनत से दाना इकट्ठा करते हैं और अपना ढूंढा हुआ दाना खुद खाते हैं। तुमने अगर मीठा फल खाना है तो खुद जाकर ढूंढ लो। अच्छा तो तू ऐसे नहीं मानेगा। चल फिर मेरे साथ मुकाबला कर। अगर मैं जीती तो ये फल मेरा और अगर तू जीता तो फल तेरा। क्यों? मैं क्यों मुकाबला करूं? जाओ गौरी, मेरा दिमाग मत खराब करो और मुझे मेरा फल खाने दो। तेरी इतनी हिम्मत, तुम मुझे मना करेगा? मैं छोड़ूंगी नहीं तुझे। गौरी कवि आगे बढ़ती है और तोते को धक्का देती है। तोता बेचारा जाकर नदी में गिर जाता है। अब आया मजा, आया बड़ा मुझे जवाब देने वाला। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे नदी से बाहर निकालो। गौरी, मुझे बाहर निकालो वरना मैं मर जाऊंगा। मर जाएगा तू तो और भी अच्छी बात होगी। तुझ जैसे फजूल पक्षियों को इस जंगल में होना ही नहीं चाहिए। तोता बेचारा मदद की गुहार लगाता है और गौरी कवि आराम से वहां बैठी मजे ले लेकर तोते का मीठा फल खाती है और वहां से उड़ जाती है। थोड़ी देर बाद रानू चिड़िया वहां से गुजरती है। वो तोते को नदी में गिरा देखकर जल्दी से रस्सी लाती है और रस्सी की मदद से तोते को नदी से बाहर लाती है। तोता बहुत रोता है। तोते भैया बताएं तो हुआ क्या है? आप नदी में कैसे गिरे? रानो, रानो बहन, वो दुष्ट गौरी कवि, उसने मुझे नदी में धक्का दिया था। तोते भैया, मैंने आपको कितना समझाया है कि आप उस गौरी कवि से दूर ही रहा करें। मैं उसके पास नहीं गया था, मैं तो चुप करके यहाँ बैठा था। वो आई थी मेरे पास और मुझे बताओ, हम कब तक अपने ही जंगल में डर कर जीवन गुजारेंगे? तोते भैया, आप शांत हो जाएं। देखना, उस गौरी कवि को भी उससे ज्यादा ताकतवर मिलेगा और उस दिन उस दुष्ट गौरी की सारी ताकत, सारा घमंड मिट्टी में मिल जाएगा। रानो बहन, क्या आपके पास दाना होगा? मेरा फल तो वो काली कलौटी कवि खा गई। हाँ, आ मेरे साथ, मेरे घर चलें। फिर तोता रानू चिड़िया के साथ उसके घर जाता है और रानू चिड़िया तोते को खाने के लिए भोजन देती है। गौरी कवि आराम से अपने घोंसले में लेटी रहती और जब उसके पेट में चूहे दौड़ते वो जंगल किसी कमजोर पक्षी का दाना छीनने चली जाती। आज कबूतर अपना दाना लेकर घर जा रहा था कि रास्ते में ही उसे गौरी कवि रोक लेती है। कहाँ जा रहे हो गंदी आंखों वाले? और ये तेरे पंख में क्या है? कुछ भी तो नहीं है, मेरा पंख तो खाली है। कबूतर दाना अपने पंख में छुपाने की कोशिश करता है। मुझे पागल मत बनाओ, तेरे पंख में कुछ है। ये तो लूसी की दवा है, वो घर में बीमार है तो मैं अभी अभी डॉक्टर से उसकी दवा लाया हूँ। अच्छा, बीमार तो मैं भी बहुत हूँ। चल मुझे भी ये दवा ही दे दे, मैं भी ठीक हो जाऊंगी। नहीं नहीं, ये सिर्फ लूसी के लिए है, ये दवा खत्म हो जाएगी। गंदी आंखों वाले, मैं गोरी हूँ, चालाक गोरी। मुझे तू इतनी आसानी से पागल नहीं बना सकता। मुझे अच्छे से पता है कि तेरे पंख में भोजन है। ये भोजन निकाल। गोरी, मुझे जाने दो, मेरा बच्चा और पत्नी भूखे हैं, हमने कल से कुछ नहीं खाया। तुझे क्या लगता है मुझे तेरी ये दुखी कहानी सुनकर तरस आ जाएगा? गौरी कवि उड़ती है और कबूतर के पास जाकर उसे 2-3 चोंचे मारती है और दाना छीनकर भाग जाती है। कबूतर बेचारा
रोता ही रह जाता है। कमबख्त काली कलोटी कफी, तेरा अंजाम अच्छा नहीं होगा। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन चील मीठे लाल अनारों से भरी टोकरी लेकर अपने घर जा रही थी कि उसे रास्ते में उसकी माँ की कॉल आती है। हाँ माँ, क्या हाल है और चीलू कैसा है? बेटी, चीलू वापस आने की जिद कर रहा है। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि उसे वापस तेरे पास छोड़ सकूं। तू ही आकर अपने बेटे को ले जा। अच्छा माँ, आप चिंता मत करें, मैं आती हूँ। चील फोन रखती है। मेरा घर तो अभी दूर है, ऐसा करती हूँ यहीं किसी पक्षी को अपने फलों की टोकरी पकड़ा देती हूँ। चील इधर उधर देखती है। सामने एक घर था। चील जाकर उस घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। अंदर से बुलबुल बाहर निकलती है, जो चील को देखकर डर जाती है। डरो मत बुलबुल, मैं अपनी फलों की टोकरी तुझे पकड़ाने आई हूँ। मुझे एक काम है, मैं वापस आकर अपनी टोकरी ले जाऊंगी। ऐसे कहकर चील वहां से चली जाती है। बुलबुल वो अनारों से भरी टोकरी अपने घर ले जाती है। थोड़ी देर बाद गौरी कवि वहां से गुजरती है और खिड़की के रास्ते बुलबुल के घर में फल देख लेती है। गौरी कवि बुलबुल के दरवाजे पर दस्तक देती है। बुलबुल दरवाजा खोलती है। बोलो, क्या बात है गौरी? मोटो, तुझे शर्म नहीं आती? पहले ही इतनी मोटी है, ये इतने सारे फल खाकर तू वैसे ही फट जाएगी। चल, ये फल मुझे दे दे। नहीं दूंगी, जाओ, चली जाओ यहाँ से। गौरी कवि को गुस्सा आ जाता है। तेरी इतनी मजाल, तू मुझसे बदतमीजी करे। गौरी कवि बुलबुल को मारने लगती है और वो अनारों की टोकरी उठाकर वहां से भाग जाती है। बुलबुल रोती रहती है। दुष्ट कवि, तू जिसके फल लेकर गई है वो तुझे छोड़ेगी नहीं। शाम को चील जब बुलबुल के पास आती है तो बुलबुल चील को सारी बात बताती है। उस कवि की इतनी हिम्मत, मेरा भोजन चुरा कर भागेगी, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। चील गुस्से में गौरी कवि के घर जाती है। गौरी कवि अपने सामने अनार रखकर बैठी खा रही थी। मैं इतनी मेहनत से ये अनार लाई, तुम आराम से यहाँ बैठी इन्हें खा रही हो। क्या? चील दी, क्या ये अनार आपके हैं? हाँ, और जो भी मेरी इजाजत के बिना मेरी चीज खाता है, मैं उसका बुरा हाल कर देती हूँ। फिर चील गौरी कवि की खूब पिटाई करती है और मार मार कर उसके पंख तोड़ देती है। गौरी कवि तो उड़ने लायक भी नहीं रही थी और गौरी कवि का सारा घमंड मिट्टी में मिल जाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। मानो जी, मैं थक गई हूँ, अब मैं और नहीं उड़ सकती। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। बस थोड़ी देर और मानो, मुझे एक जंगल दिखाई दे रहा है और वहाँ पक्षियों के कुछ घोंसले भी दिखाई दे रहे हैं। हम आज रात के लिए वहाँ रुकते हैं। थोड़ी देर और उड़ने के बाद रानो चिड़िया और मानो चिड़ा उस जंगल में उतरते हैं। वो दोनों एक पेड़ की डाल पर बैठ जाते हैं। मानो जी, अब क्या हम दोनों ऐसे ही रात इस पेड़ की डाल पर बैठे रहेंगे? मैं बहुत थक गई हूँ और पेट में भी बहुत दर्द हो रहा है। ये जंगल तो हमारे लिए नया है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे पक्षियों के घोंसले हैं। हमें किसी से मदद मांगनी होगी। बस आज की रात जैसे तैसे गुजर जाए, कल मैं इस जंगल में एक छोटा सा घोंसला बना लूंगा। थोड़ी दूर एक पेड़ पर एक छोटा सा घर था। दोनों रानो चिड़िया और मानो चिड़ा उड़ते हैं और उस घर के पास जाते हैं। मानो चिड़ा घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। घर के अंदर से तोता बाहर आता है। अरे, आप दोनों कौन हो? आप इस जंगल के तो नहीं लगते। भाई साहब, मैं मानू हूँ और ये मेरी पत्नी रानो चिड़िया है। हमारे जंगल में बहुत तेज तूफान के कारण बाढ़ आ गई थी। हम दोनों यहाँ आ गए, लेकिन यहाँ पर भी आज बहुत तेज बारिश हो रही है। हमें अपने घर में एक रात गुजारने दे दें, कल होते ही मैं अपना घर बना लूँगा। अच्छा, मैं आपको अभी बताता हूँ। ऐसा कहकर तोता अपने घर का दरवाज़ा बंद करता है और अपनी पत्नी हरियाली को सारी बात बताता है। पति जी, आपको तो पता ही है हमारा घर पहले ही छोटा
है, इसमें अगर वो दोनों भी आ जाएंगे तो ये अभी टूट जाएगा और हमारे पास दाना भी थोड़ा है। अगर उन दोनों ने दाना मांग लिया तो फिर हम क्या खाएंगे? हाँ हरियाली, तुम ठीक कह रही हो, मैं अभी जाकर उन दोनों को मना कर देती हूँ। तोता फिर से घर का दरवाजा खोलता है। क्या हम अंदर आ जाएं भाई साहब? नहीं नहीं, माफ करना, मेरा घर इतना मजबूत नहीं है जो मैं आप दोनों को अंदर रख सकूं। आप दोनों कहीं और चले जाओ। ऐसे कहकर तोता जल्दी से घर का दरवाजा बंद कर देता है। इन्होंने तो अपना दरवाजा बंद कर दिया, चलो मानो जी किसी और से मदद मांगते हैं। वो दोनों वहाँ से उड़ते हैं। थोड़ी देर और उड़ने के बाद वो दोनों एक होटल के बाहर रुक जाते हैं। यहाँ पर एक होटल है, इस होटल के मालिक से मदद मांगते हैं। मानो चिड़ा होटल के दरवाजे पर दस्तक देता है। अंदर से एक काली कवि दरवाज़ा खोलती है। जी बताएं, क्यों आए हैं आप दोनों? क्या आप इस होटल की मालकिन हो? तो और क्या, मैं ही हूँ इस होटल की सुंदर मालकिन। बहन जी, क्या आज रात के लिए हम आपके होटल में रुक सकते हैं? हम दोनों बारिश में भीग रहे हैं। अगर ऐसे ही भीगते रहे तो ठंड के कारण हम दोनों मर जाएंगे। अच्छा बस बस, मुझे तुम दोनों की दुख भरी कहानी सुनने का कोई शौक नहीं है। तुम दोनों जितने दिन चाहो रहो, लेकिन हर एक दिन के बदले एक अनाज की पोटली देना होगी। बहन जी, हमारे पास तो एक दाना भी अनाज का नहीं है, हमारा सब कुछ पानी में बह गया। प्लीज आप हमारी मदद करें। अच्छा तो फिर यहाँ क्यों खड़े हो? चलो जल्दी निकलो यहाँ से। ये मेरा होटल है, कोई अनाथ आश्रम नहीं है जो मैं तुम जैसे गरीब पक्षियों को अपने होटल में रखती फिरूं। हमारी परेशानी को समझें, मेरे पेट में बहुत दर्द है, बस एक रात की ही तो बात है, कल हम चले जाएंगे। मैंने कहा ना निकल जाओ यहाँ से। कहाँ कहाँ से आ जाते हैं गरीब पक्षी मुंह उठाकर। अब मेरे दरवाजे पर दस्तक मत देना, पहले ही मेरी नींद खराब कर चुके हो तुम दोनों। गोरी कवि गुस्से में जोर से दरवाज़ा बंद करती है। रामू चिड़ा और रामू चिड़िया उदास होकर वहाँ से चले जाते हैं। रानो, इस जंगल के पक्षी तो बहुत बुरे हैं, कोई भी हमारी मदद नहीं कर रहा। वो दोनों ऐसे बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ कालू कौवा आ जाता है। पक्षियों, तुम दोनों कौन हो और यहाँ इतनी तेज बारिश में क्यों बैठे हो? रामू चिड़ा सारी बात कालू कौवे को बताता है। क्या आप हमारी मदद कर सकते हो? कालू सोचने लगता है। अरे वाह, आज बहुत दिनों बाद ऐसा शिकार हाथ लगा है, मुझे ये मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। भाई साहब, आप किन सोचों में गुम हो गए? आप दोनों बिल्कुल भी चिंता मत करें, मैं करूँगा आप दोनों की मदद। मैं आप दोनों को एक सुरक्षित जगह लेकर जाता हूँ। ये जंगल बहुत खतरनाक है, यहाँ पर बहुत से शिकारी पक्षी रहते हैं, इसलिए आप दोनों मेरे पीछे पीछे आओ। कालू कौवा रामू चिड़िया और मानो चिड़ी को लेकर उड़ता है। मानो जी, क्या हम इस कौवे पर भरोसा कर सकते हैं? रानो, हमारे पास और कोई चारा भी नहीं है। अगर बारिश में बैठे रहे तो वैसे ही ठंड के कारण मर जाएंगे। थोड़ी देर उड़ने के बाद कालू कौवा उन दोनों को एक पेड़ पर बने घर के पास लेकर जाता है। ये घर मेरा ही है, आप दोनों इस घर में चले जाओ और आराम से रात गुजारो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी मदद की। एक पक्षी ही दूसरे पक्षी की मदद नहीं करेगा तो फिर और कौन करेगा? आप दोनों अंदर चले जाओ। मानो चिड़ा और रानो चिड़िया घर के अंदर चले जाते हैं। कालू कौवा आहिस्ता से बाहर ताला लगा देता है और वहाँ से उड़ता है। कितने दिनों बाद शिकार हाथ लगा है, अब जल्दी से जाकर चील चाची को ये खुशखबरी सुनाता हूँ। वो तो मांस खाकर खुश हो जाएगी और मुझे बहुत बड़ा इनाम देगी और जंगल का हर पक्षी मुझसे डर कर रहेगा। एक बूढ़ी फाख्ता अपने घर में बैठी थी। वो कालू कौवे को इतना खुश उड़ते उड़ते अपने घर की खिड़की से देख लेती है। ये दुष्ट कालू कौवा यहाँ पर क्या कर रहा है? ये तभी खुश होता है जब चील के लिए शिकार करता है। मैं जाकर देखती हूँ, क्या पता इस बार भी पिछली बार की तरह कोई बेचारा इसके जाल में फंस गया हो। बूढ़ी फाख्ता उड़ती है और कालू कौवे के घर के बाहर जाती है। मेरा शक ठीक था, फिर से किसी को अंदर बंद करके चला गया है। बूढ़ी फाख्ता
एक मोटी ईंट उठाती है और ताले पर मारती है। ताला टूट जाता है। बूढ़ी फाख्ता अंदर जाती है। अंदर मानो चिड़ा और रानो चिड़िया सो रहे थे। बच्चों, उठो, जल्दी से यहाँ से निकलो, वरना वो कौवा वापस आ जाएगा। दोनों मानो चिड़े और रानो चिड़िया की आंख खुल जाती है। आप कौन हो और हमें यहाँ से जाने का क्यों कह रही हो? हाँ, हमें तो वो अच्छा कौवा अपने घर में रहने के लिए जगह देकर गया है। बच्चों, वो कौवा बहुत चालाक है। वो शिकारी चील की बात मानता है और उसके कहने पर हर पक्षी को अपने घर में बंद करने की कोशिश करता है, ताकि बाद में चील उसे खा सके। इसलिए जल्दी बाहर निकलो और मेरे साथ आओ। बूढ़ी फाख्ता दोनों को लेकर अपने घर चली जाती है। थोड़ी देर बाद कालू कौवा चील को लेकर अपने घर आता है। कहाँ है शिकार? मुझे तो यहाँ कुछ नजर नहीं आ रहा। मैंने अभी तो पकड़ा था, लगता है वो दोनों भाग गए। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने आपके लिए 2 शिकार पकड़े थे। इतनी तेज बारिश में तू मुझे यहाँ तक लेकर आया, तुझे तो अब मैं माफ नहीं करूँगी। चील कालू कौवे की खूब पिटाई करती है। शुक्रिया फाख्ता माँ, आपने हमारी मदद की, आपने हमारी जान बचाई। अगर आप समय पर ना आती तो वो शिकारी चील हमें खा जाती। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रही है। बेटी, मुझे लगता है आप अंडा देने वाली हो। आप दोनों को भूख लगी होगी। मैं अभी आप दोनों के लिए सूप बनाती हूँ। फिर फाख्ता भी दोनों को गरम गरम सूप देती है। अगले दिन बारिश रुक जाती है। आसमान साफ था और रानो चिड़िया 2 प्यारे प्यारे अंडे देती है। रानो चिड़िया और मानो चिड़ा बहुत खुश थे। वो दोनों फाख्ता बी के साथ खुशी खुशी वहाँ रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।